क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया के तहत आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर को देखेंगे, मैसूर राज्य। मैसूर राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ है, मैसूर राज्य का ने कौन कौन से संघर्ष किए हैं और कैसे मैसूर राज्य का पतन हुआ है, और मैसूर राज्य में अंग्रेजों के साथ क्या संबंध रहे हैं। अंग्रेजों के साथ याद रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, जो 1767 से लेकर के 1719 तक लगभग 30 वर्षों तक 4 युद्ध लड़े गए हैं। ये 4 युद्ध से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध किस किस संधियों से समाप्त हुआ है, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, संधि किसके साथ की गई है, संधि की क्या क्या प्रावधान थे, संधि कब की गई है, युद्ध कब हुए हैं। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो लोग कम पढ़ते हैं और ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है लोगों को कठिन लगता है, लेकिन कठिन इसको नहीं समझना है। इतिहास को जब हम मैप और डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं तो चीजें हमें अच्छे से याद होती है और हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होते हैं। तो मैसूर राज्य के उत्कर्ष से लेकर के और पतन तक हम एक एक चीजों को देखेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजयनगर का जो है पतन हुआ और एक नए राज्य का उदय हुआ। आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ था वो याद है तालीकोटा के युद्ध में समाप्त हुआ था। कब? याद ना, 1565 ईस्वी में, जब विजय आपका बहमनी राज और आपका कौन सा विजयनगर साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ। विजयनगर साम्राज्य कृष्णा और आपका तुंगभद्रा नदी के बीच के स्थित एक राज्य था। जब विजयनगर राज्य का पतन हो गया तब एक नए राज्य का उदय हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं मैसूर राज्य। कैसे उदय हुआ है, हम एक एक कड़ी को यहाँ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद हो जाएंगी। तो लिखा है कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। तालीकोटा के युद्ध के जो है पश्चात महान साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा। 1612 में क्या हुआ, जो है वांडियार राजवंश की स्थापना यहाँ पे की गई। बैकंठ द्वितीय द्वारा मैसूर में वांडियार वंश की नींव रखी गई। विजयनगर की का ही एक भाग था वांडियार वंश, जो कि विजयनगर में 4 राजवंश ने शासन किया था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में 4 जो है अलग अलग शासन किए थे। आपका जो है संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आपका कौन सा, तो याद रखिएगा आपका वाडियार वंश। सबसे लास्ट वंश यही था जिसने शासन किया और मैसूर तक शासन किया। तालीकोटा के युद्ध के बाद इसी राज्य की स्थापना हुई थी। फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ता है। 18वीं शताब्दी में कमजोर नेतृत्व हो गया। याद रखिएगा, जो आपका वांडियार राजवंश है ये धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होने लगा। और जब कमजोर होने लगा तब वहीं पर हैदर अली का उदय होता है। तो लिखा है कि राजा चिक्का कृष्णराज केवल नाम मात्र का शासक हो गया। वास्तविक सत्ता 2 मंत्रियों में आपका नेजराज और आपका देवराज के हाथों में आ गया। तो याद रखना, राजा नाम मात्र का हो गया वांडियार वंश में, और वहीं से सत्ता 2 भाइयों के हाथ में आई। 2 आपका जो है क्या कह सकते हैं, 2 मंत्रियों के हाथ में आया और यहीं से सत्ता पर बदलती चली गई और धीरे धीरे मैसूर राज्य कैसे स्थापित हुआ है तो थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका जो है कि सत्ता के इस शून्य ने एक साधारण सैन्य अधिकारी को राज्य का भाग्य विधाता बनने का अवसर दिया। हैदर अली का यहीं से उदय होता है। हैदर अली एक अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण सैनिक से शुरू किया और वो जो है मैसूर का सुल्तान बन गया। कैसे बना इसको हमें देखना है एक एक करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक साधारण सैनिक। मैंने जो भी बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि एक साधारण सैनिक से सुल्तान तक का जो सफर था किसका, हैदर अली का। तो हैदर अली का जो है पहले हम व्यक्तिगत परिचय देखेंगे और उसका राजनीतिक उपलब्धियों को देखेंगे कि हैदर अली कैसे एक सैनिक से एक सुल्तान बनता है। कहीं कहीं न कहीं ये जो है क्या कह सकते हैं कि मैसूर राज्य और भारत के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में साबित होता है। तो लिखा है कि इसका जन्म हुआ था जो है 1722 ईस्वी में बूंदी कोट कर्नाटक में। दादा बल जो है बहलोल लोधी पंजाब से आकर के यहाँ पर बस गए थे। इनके दादा का नाम क्या था, बहलोल लोधी था। याद रखिएगा, ये बहलोल लोधी वो नहीं है जो लोधी वंश के संस्थापक है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उत्कर्ष कब हुआ, 1755 में डीडी गुल का फौजदार बनाया गया। तो कर्नाटक में एक क्षेत्र है डीडी गुल था, वहीं का उसे क्या बनाया गया, फौजदार बनाया गया। सैनिक के बाद ये फौजदार बना।
सत्ता प्राप्ति 1761 में आपका क्या कहते हैं नेज राज को पराजित करके मैसूर के राज सिंहासन पर क्या कर लिया, इसने अधिकार कर लिया। तो जो यहां मैंने अभी पढ़ा था कि वांडियार वंश जब कमजोर हुआ तो नेजराज और देवराज के हाथों में सत्ता आ गई थी, किसकी? तो याद रखिएगा आपका जो है वांडियार राजवंश की। तो उन जो आप किसको, तो आपका नेजराज को पराजित करके इसने क्या किया, हैदर अली ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। जब सत्ता को अपने हाथों में ले लिया तो यहीं से उसके जीवन का क्या हो गया, उत्कर्ष शुरू हो गया। फिर राजनीतिक उपलब्धियां क्या हुई, आधुनिक शस्त्रागार, जब ये जो है आपका क्या कहते हैं सत्ता को जब प्राप्त किया, सबसे पहले याद रखिएगा जब कोई भी राजा बनता है या कोई भी सरकार कभी बनती है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को ही देखा जाता है, देश की सुरक्षा को सबसे पहले रखा जाता है कि हमारे देश की सुरक्षा के मामले में क्या क्या हो सकता है और क्या कमी है उसको दूर किया जाए। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि 1755 में डिडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से तोप और गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया। और यही एक ऐसा कारण था जिसने हैदर अली और मैसूर को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया, क्योंकि मैं याद रखिएगा अंग्रेज और फ्रांसीसी हमेशा लड़ते थे, दोनों के बीच में शत्रुता थी। और फ्रांसीसियों की मदद से शस्त्रागार बना रहा है कौन, हैदर अली, मैसूर बना रहा है। तो कहीं न कहीं अब मैसूर पर नजर किसकी रहेगी, अंग्रेजों की रहेगी, क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से काम कर रहे हैं और अंग्रेज फ्रांसीसियों को भारत में देखना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं जो है अब यहीं से धीरे धीरे विवाद क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। व्यवहारिक कूटनीति क्या थी कि अपनी निरक्षरता छुपाने और प्रशासन के लिए जो है खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सहयोगी और सलाहकार बनाया था, किसने? तो याद रखिएगा जो है हैदर अली ने। तो हैदर अली याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण जो है इतिहास में टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और हमें एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखना है, हमें इस पर रिसर्च नहीं करना है, ठीक है। अपनी योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठ करके मैसूर राज्य का क्या बन गया, मैसूर राज्य का शासक बन गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिखा है दक्षिण का शक्ति संतुलन 18वीं शताब्दी। दक्षिण का जो शक्ति संतुलन की बात करते हैं तो एक मैप के माध्यम समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर ये दक्षिण भारत का आपका ये मैप है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा राज्य कहां पे था। याद रखिएगा आपका ये मैसूर राज्य ये था और मैसूर राज्य के नॉर्थ में याद रखिएगा आपके मराठे थे, तो यहां पर मराठे हैं और यहां पर आपका कौन सा है, मैसूर राज्य है। और इसके बगल में आपका एक राज्य कौन था, हैदराबाद था। हैदराबाद के कौन थे, निजाम थे। तो निजाम और मराठों का भी मैसूर के साथ संघर्ष में बड़ा योगदान है। इन लोगों ने जो हैदर अली का सहयोग भी दिया और बाद में हैदर अली के साथ विश्वासघात भी किया और अंग्रेजों के साथ मिलकर के हैदर अली को पराजित करने में अपना योगदान भी दिया है। तो इन दो राज्यों का भी बड़ा योगदान है। और केरल के साइड में एक राज्य था, त्रावणकोर राज्य था, तो इसका भी योगदान है। इसके बारे में भी आपको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या घटनाएं हुई थी, कैसे हमें इन चीजों को टैकल करना है, कैसे देखना है और कैसे पूरे इतिहास को जानना है। तो मैसूर राज्य के याद रखिएगा बगल में मराठा और निजाम भी थे, तो उन्हीं के बारे में बताया गया कि शक्ति संतुलन कैसे हुआ उस समय। तो याद रखिएगा बात करते हैं मैसूर राज्य का राजा कौन था, हैदर अली था। हैदर अली फ्रांसीसियों की मदद से ही सारा काम कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थी, एक तरफ मराठा राज्य था। तो मराठा राज्य निरंतर सीमा विवाद था, तो मैसूर और मराठा राज्य के बीच में क्या था, सीमा विवाद निरंतर चला आ रहा था, युद्ध बार बार होते रहते थे। याद रखिएगा 1764, 1766, 1771 में हैदर अली पर मराठा आक्रमण भी हुआ था सीमा विवाद को लेकर के। तो कभी मराठा और मैसूर राज्य कभी कभी दोस्ती भी होती थी तो कभी कभी दुश्मनी हो जाती थी, तो कई बार युद्ध भी साथ साथ हुए हैं और खास करके निरंतर सीमा विवाद को लेकर के ही युद्ध चला है। तो ये भी याद रखना है कि मराठों का रोल हमें पता होना चाहिए, तभी हम आज पास की स्थिति की कहानी को समझ पाते हैं और तभी वो हमारे दिमाग में बैठता है और जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम सही कर देते हैं। एक तरफ अंग्रेज खुद है, अंग्रेजों की क्या स्थिति है, अंग्रेजों ने निजाम और मराठों के भय का फायदा उठाया, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कभी मैसूर के खिलाफ तो कभी एक दूसरे के खिलाफ भड़काया। तो अंग्रेजों का योगदान क्या था, मराठों, निजाम और मैसूर के बीच में
दुश्मनी पैदा करना, दरार पैदा करना, कि जो आपस में एकता बनाए हैं उन एकता को तोड़ देना है, जिससे हम एक एक करके सब पर अधिकार कर सके। एक तरफ हैदराबाद है, हैदराबाद के निजाम थे, ईर्ष्या और वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी मैसूर राज के साथ, क्योंकि जो हैदराबाद के निजाम थे वो मैसूर राज अर्थात हैदर अली से ईर्ष्या बहुत करते थे। वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन दक्षिण भारत में सबसे आगे रहेगा, हैदराबाद रहेगा या मराठे मैसूर रहेगा। इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में भी विवाद लगातार होते रहते थे, लेकिन वो विवाद कभी युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया। जो यहाँ युद्ध में तब्दील हुआ था तो मराठा और आपका जो हैदराबाद है, एक तरफ मैसूर, इन सब राज्यों का अपना अपना योगदान है। कैसे ये जो है अंग्रेजों के जो है बांटो राज करो की नीति का हिस्सा बने, और कैसे मैसूर राज्य के पतन में अपना अपना अपने अपने तरीके से योगदान दिया है, इसको जरा हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हैदर की बढ़ती शक्ति से, क्योंकि हैदर की जब शक्ति बढ़ने लगी, उसका पावर बढ़ने लगा फ्रांसीसियों की मदद से, तो मराठों निजाम और अंग्रेजों को ईर्ष्या होने लगी। यही ईर्ष्या 40 वर्षों तक चलने वाले 4 भयंकर युद्धों का कारण बना। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं वो एक नहीं 4 हुए हैं। उन चारों युद्ध के पीछे कहीं न कहीं ये सारे कारण थे, मराठों निजाम और अंग्रेजों की जो ईर्ष्या थी, इसके अलावा जो हैदर अली का बढ़ता प्रभाव था, फ्रांसीसियों की ओर हैदर अली का झुकाव था, ये कहीं न कहीं जो है 4 युद्ध में अलग अलग तब्दील हुआ। हम इन चारों युद्धों को देखेंगे, चारों युद्धों का क्या परिणाम हुआ, किन किन संधियों से समाप्त हुआ है, किसमें क्या घटना घटी है, क्या एक एक चीजों को हम यहाँ पर बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। ये आपको पीडीएफ हमारे जो है एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, जा करके वहां से ले लीजिएगा और उसको आप जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बैच चल रहा है 72 बीपीएससी का बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस का बैच शुरू हो गया है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसी तरह की क्लास आपको मिलती रहेगी, इसी तरह के आपको नोट्स मिलते रहेंगे और आपका लगातार टेस्ट भी होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो है आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। याद रखना, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। हैदर अली का पलटवार इसमें था। तो ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखेगा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। तो इसमें कारण क्या है? अब देखो, एक एक चीज को अलग अलग तरीके से बताया गया है आपको समझाने के लिए। आप जब ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं तो दिमाग में चीजें ज्यादा रहती हैं, मैप के माध्यम से हमें इसको समझना जरूरी है। कारण क्या था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों का षड्यंत्र, हैदर का फ्रांसीसियों की ओर झुकाव। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हैदर का जब फ्रांसीसियों की ओर झुकाव होने लगा तो अंग्रेज इससे मैसूर से ईर्ष्या करने लगे, मैसूर को समाप्त करने की योजना बनाने लगे। ठीक है। प्लस क्या था? 1767 में हैदर द्वारा कन्नड़ तट पर अंग्रेजी बेड़े को नष्ट करना था। अब कन्नड़ तट कहां पर है? तो अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो याद रखिएगा, जो आपका महाराष्ट्र वाला तट है उसको हम कहते हैं कोकण तट कहते हैं, और जो आपका केरल वाला साइड है उसको कहते हैं मालाबार तट कहते हैं, और जो आपका बीच वाला है जो कर्नाटक के तट का है इसी को कन्नड़ तट कहते हैं, इसी को कनारा तट कहते हैं, इसी को कर्नाटक तट भी कहते हैं। तो याद रखना, कर्नाटक यही, मैसूर यही था। मैसूर के जो तट था समुद्र का उसे कन्नड़ तट कहते थे, क्योंकि वहां कन्नड़ भाषा बोली भी जाती है। तो वहां पर अंग्रेजी बेड़ा था, उसको नष्ट कर दिया था हैदर अली ने। तो हैदर अली ने दुश्मनी ले लिया, एक तो फ्रांसीसियों की ओर झुकाव था और दूसरा अंग्रेजी बेड़े को नष्ट किया। तो ये कारण था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो याद रखना 1767 से क्या कहते हैं 1769 के बीच में चला था। इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो गलती बिल्कुल मत करिएगा। कूटनीति क्या थी? 1766 में हैदर ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम और मराठों को अपनी ओर मिलाकर अंग्रेजों के मोर्चे को छिन्न भिन्न कर दिया था। तो याद रखना, इसमें डिप्लोमेसी कूटनीति हैदर अली ने किया, और हैदर अली ने क्या किया कि अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए उन्होंने क्या किया, जो है निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया, और मिलाने के बाद जब अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा तो ये युद्ध कह सकते हैं कि एक तरह से हैदर अली की विजय थी। क्या था युद्ध? क्या हुआ? अंग्रेजी सेनापति
सर जनरल स्मिथ का नेतृत्व था। हैदर ने मद्रास को तीन ओर से क्या किया, घेर लिया, क्योंकि आपको पता होगा मैंने शुरू में बताया था कि जो मद्रास है, मद्रास पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो वहीं से दक्षिण भारत का मुख्यालय था, तो सेनाओं की के अधिकारियों की नियुक्ति सारा काम वहीं से होता था। तो याद रखना, तो मैसूर क्योंकि क्या कहते हैं मराठों के लिए, और क्या कहते हैं निजाम के लिए, और चाहे मैसूर के लिए, याद रखिएगा तीनों के लिए सबसे ज्यादा दुश्मनी का जो केंद्र था वो मद्रास था। मद्रास से ही सारी तरफ सेनाएं भेजी जाती थी और अंग्रेजों का गढ़ मद्रास ही माना जाता था दक्षिण भारत में। अब ऐसी स्थिति में अब कूटनीति का परिचय किसने दिया, हैदर अली ने निजाम को और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। तो मिलाने से ये पहले युद्ध में हुआ है, आगे यही लोग धोखा देंगे, याद रखिएगा जब हम आगे बढ़ेंगे तब। तो याद रखना पहले युद्ध में इन्होंने साथ दिया, उसका परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी और संधि मद्रास की संधि हुई। अब जरा कल्पना करो ध्यान से कि मैसूर राज्य यहां है, युद्ध का बेड़ा यहां पर कन्नड़ तट पर डुबोया गया, जबकि मद्रास आपका कोरोमंडल तट पर है। तो मद्रास में संधि क्यों हो रही है, क्योंकि हैदर अली ने मद्रास को तीन तरफ से घेर लिया है। अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं है इस समय, क्योंकि अंग्रेज यहाँ अपनी स्थिति को कमजोर समझ रहे हैं। क्यों कमजोर समझ रहे हैं, क्योंकि हैदर अली ने पहले ही जो है आपका मराठों और निजामों को अपनी ओर मिला लिया है। अब इनकी सेना बड़ी हो चुकी है, तो अंग्रेजों को लगा कि संधि करने में ही बड़ाई है, क्योंकि अंग्रेज कभी कभी जहां हारते थे वहां संधि करने को तुरंत तैयार हो जाते थे और फिर एक दो साल बाद अपनी स्थिति को मजबूत करते थे और फिर आक्रमण करते थे। यहां वही परिचय अंग्रेजों ने दिया, लेकिन हैदर अली को लगा कि मैं जीत गया हूं, लेकिन जीते नहीं है। उन्होंने प्लान बनाया, एक तरह से कह सकते हैं। तो याद रखना, जब मद्रास को तीन तरफ से घेर लिया गया तब अंग्रेजों ने संधि किया। संधि क्या किया, मद्रास की संधि हुई 4 अप्रैल 1700 याद रखना 1769 को संधि हुई। विजित प्रदेश लौटाए गए, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश क्या कर दिए गए, लौटा दिए गए। अंग्रेजों ने युद्ध हर जाना दिया। अब अंग्रेजों ने युद्ध हर जाना दिया है किसको, हैदर अली को। अब आप समझो कि हैदर अली की स्थिति इतनी मजबूत थी कि अंग्रेजों को देना पड़ा हर जाना, जबकि अंग्रेज लेते थे हर जाना। लेकिन यहां आप समझ सकते हैं क्योंकि मराठे और निजाम हैदर अली के साथ थे। दूसरा महत्वपूर्ण शर्त क्या रखी गई कि संकट के समय एक दूसरे की सैन्य सहायता का वचन दिया, जिसे अंग्रेजों ने बाद में तोड़ दिया। तो संधि में ये समझौता हुआ था कि एक दूसरे की सैन्य सहायता करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इसको तोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजी सबसे माहिर थे। वो संधि तभी करते थे जब उनको लगता था कि मैं कमजोर हूं, और जैसे वो शक्तिशाली बनते थे वैसे ही तुरंत राज्य पर क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे। तो याद रखना, ये संधि के तहत पहला जो है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मराठा ये जो याद रखिएगा, और निजाम ने मुख्य भूमिका निभाई उसमें। और मद्रास की संधि कब हुई है, ये डेट याद रखिएगा। संधि किसके किसके साथ हुई है, ये भी याद रखिएगा, अंग्रेजों और आपका हैदर अली के साथ हुई है। और इसी संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है। इन छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे, जो 1780 से 84 के बीच में हुआ। इसमें विश्वासघात और त्रिगुट संघ जो है ये मुख्य भूमिका इसमें निभाया, और इसी युद्ध में हैदर अली की डेथ हो गई। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रथम युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उसमें हैदर अली ने मराठों निजाम का योगदान लिया था, और अंग्रेज इसीलिए संधि करने को विवश हो गए और हर्जाना भी दिया। अंग्रेजों को सबसे पहले यह लगा कि पहले त्रिगुट को समाप्त करो, पहले निजामों और आपका जो है क्या कहते हैं मराठों को मैसूर से अलग करो। जब तक हम इनको अलग नहीं करेंगे हम मैसूर राज्य को नहीं जीत सकते हैं, और ये करने में अंग्रेज सफल भी हो गए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे युद्ध का कारण क्या था। पहला युद्ध का कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा जो है मद्रास की संधि का उल्लंघन, मराठा आक्रमण के समय हैदर अली की सहायता नहीं की। ठीक है, तो याद रखना, जो समझौता किया था मद्रास की संधि में, वो कहा था कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सैन्य सहायता देंगे, लेकिन यहां सहायता नहीं दिया। जब मराठों के साथ सीमा विवाद को लेकर के संघर्ष हुआ तो उसमें जो है सेना अंग्रेजों ने नहीं भेजा, तो इससे हैदर अली नाराज हो गए। अंग्रेजों का मैसूर राज्य में स्थित फ्रांसीसी बस्ती माहे पर अधिकार करना, तो जब याद रखिएगा जो आपका दक्षिण भारत में केरल साइड है वहां पर एक राज्य एक जिला है माहे,
और माहे पर पुडुचेरी का अधिकार है और पुडुचेरी का एक जिला माना जाता है, और माहे पर फ्रांसीसियों का ही अधिकार था जो 1954 तक बना था। आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कई बार। तो उस समय जो माहे था उस पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया। अब फ्रांसीसी बिल्कुल आपका देखोगे तो कर्नाटक के पास एक बस्ती बसा रहे हैं, आपका कन्नड़ तट पर जो बस्ती बसा रहे हैं, मालाबार तट पर बस्ती बसा रहे हैं। तो ये अंग्रेजों और आपका जो है मैसूर राज्य के बीच में युद्ध का कारण बन गया। ये दो मुख्य कारण थे जिसकी वजह से युद्ध धीरे धीरे ये युद्ध का कारण बनता गया और युद्ध का माहौल बन गया। तब अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जो त्रिगुट बना था। एक तरफ आप दे सकते हैं हैदर अली, एक तरफ आपका निजाम, और एक आपका मराठे जो दो अंग्रेजों के खिलाफ एक त्रिगुट में शामिल थे। तो अंग्रेजों को लगा कि इस त्रिगुट को तोड़ना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा है, आप देख सकते हैं डेट देखिएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के बीच में चला है। तो उसमें घटनाक्रम कैसे कैसे बदलते गए हैं, हम डेट वाइज ईयर वाइज देखेंगे तो आपको याद रहेगा। 1780 में जब युद्ध शुरू हुआ तो हैदर का कर्नाटक पर हमला हुआ। अंग्रेजी सेनापति कर्नल बेली को मार भगाया, किसने, हैदर अली ने। फिर क्या हुआ, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने सर आयरकूट को भेजा, जो आपका पार्टी नोवा और आपका पीली लोर आपका में हैदर अली पराजित हुए। हेस्टिंग ने त्रिगुट तोड़ दिया, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ने यही समझा कि सबसे पहले त्रिगुट को तोड़ो और निजामों और मराठों को अपनी ओर मिलाओ, और उसमें सफलता भी किसको मिल गई, वारेन हेस्टिंग को मिल गई। हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में और पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। अब आप समझो, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, तो द्वितीय युद्ध में हुई थी, 1782 में हो गई थी, हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब टीपू सुल्तान को युद्ध जारी रखना था, और युद्ध कब तक चला था, 1784 तक युद्ध चला हुआ है, अर्थात 2 साल तक टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। और याद रखिए, ये भी याद रखिएगा कि हैदर अली की जो मृत्यु हुई है वो द्वितीय युद्ध में हो गई है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मंगलोर की संधि, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है, वो मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ है। लेकिन मंगलोर की संधि हैदर अली ने नहीं किया है अंग्रेजों के साथ, यहाँ टीपू सुल्तान ने संधि किया है, क्योंकि 82 में ही डेथ किसकी हो गई, हैदर अली की। तो टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा 2 साल, लेकिन उनको लगा कि हमारी स्थिति अभी कमजोर है, हमें अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। इसीलिए टीपू सुल्तान ने मंगलोर की संधि किया मार्च 1784 में। टीपू और गवर्नर आपका जो है मैकाटनी के बीच में संधि हुई। वारेन हेस्टिंग इस संधि से अत्यंत नाखुश था, क्योंकि वो चाहता था कि संधि मत करो, जब हमारा दुश्मन कमजोर है तो उस पर कब्जा कर लो। अब मैं उस समय टीपू सुल्तान की वास्तव में स्थिति कमजोर थी, क्योंकि पिता की डेथ हो चुकी है, शासन पर अधिकार भी करना है, शासन व्यवस्था भी चलानी है, युद्ध जारी रखना है, और युद्ध के लिए पैसा लग रहा है। ऐसी स्थिति में संधि करना ही जो है क्या है, हित में है। इसीलिए संधि करना उन्होंने संधि करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वारेन हेस्टिंग तैयार नहीं था, उसको लग रहा था कि हम इसको समाप्त कर सकते हैं और मैसूर राज्य पे कब्जा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है संधि हुई। और याद रखिएगा, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है वो मंगलोर की संधि समाप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। और जो पहला युद्ध समाप्त हुआ था वो मद्रास की संधि समाप्त हुआ था। ये सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आधुनिकता का अग्रदूत अर्थात टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे कि टीपू सुल्तान 1750 से 1799 के बीच में इसने जो है क्या क्या काम किया है। इसने जो है जो संधि मंगलोर की संधि की, उसी के बाद अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू किया, फ्रांसीसियों से सहयोग लेना शुरू किया, और इसके लिए भी फ्रांसीसियों से सहयोग लेना घातक सिद्ध हुआ। और अंत में जो है अंग्रेज पूरी तरह से हावी हो गए और मैसूर राज्य पर लॉर्ड बेलेजिली के समय में जो मैसूर राज्य पर कब्जा किसका हो गया, तो याद रखिएगा अंग्रेजों का हो गया। आगे उसी के बारे में हम आगे बातें कर रहे हैं। अब टीपू सुल्तान की बात करते हैं, इनका व्यक्तिगत विवरण बात करते हैं। तो 20 नवंबर 1750 जो है आपका 50 को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद बात करते हैं अगर हम जो है इनका जो शासन काल था 1782 से 1799 था। जन्म कब हुआ था, 1750 में हुआ था। लेकिन इनके काम को जो शासन काल था, जब शासन शुरू किया तो 1782 में शुरू किया, क्योंकि 1782 में ही द्वितीय जो युद्ध हो रहा था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसी में हैदर अली की डेथ हो गई थी। तो याद रखना सुल्तान किसको बनाया गया था, तो टीपू को बनाया गया था।
1799 में जो चौथा युद्ध हो रहा था तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी, तो 1799 इनका जो है शासनकाल समाप्त हो जाता है। उपाधि क्या थी? थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा था। टीपू को जो है अशांत आत्मा जो है क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कभी वो स्थिर नहीं रहा। उसका एक ही मकसद था, अंग्रेजों को देश से बाहर करना। तो इसीलिए अंग्रेज उससे डरते भी थे और अंग्रेजों की ये नीति थी कि इसको किसी तरह से कमजोर करो और मैसूर राज्य पे कब्जा करो। अगर मैसूर के क्षेत्र पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाएगा तो दक्षिण में व्यापार करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। वैश्विक कूटनीति और आधुनिकता का परिचय कैसे टीपू सुल्तान ने दिया? तो फ्रांसीसी प्रभाव था। टीपू फ्रांसीसी प्रजातंत्र का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू घोषित किया। तो याद रखिएगा कि जो आपका इसी समय फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति से बड़ा प्रभावित हुआ टीपू सुल्तान। इसके अलावा टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था वो उसका सदस्य बन गया था। कौन? टीपू सुल्तान। तो फ्रांसीसियों के प्रभाव में जो है ये जो है महत्वपूर्ण था और फ्रांसीसियों को प्रभावित इसने कर लिया। ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए काबुल, फारस, अरब और मॉरिशस में अपने राजदूत भी भेजे थे, क्योंकि जहां जहां पर अंग्रेज थे तो वहां पर याद रखिएगा जो है फ्रांसीसियों की मदद करने के लिए वहां पर उन्होंने क्या किया? अपना राजदूत भेजा था। इससे भी अंग्रेज नाराज हो गए। व्यापार, बड़े बड़े जो है नगरों की स्थापना और सुदृढ़ आर्थिक नीतियां शुरू किया किसने? टीपू सुल्तान ने। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका कदम था। इसके अलावा जो याद रखिएगा फ्रांसीसी जो क्रांति से प्रभावित होकर के जो आपका स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था श्रीरंगपट्टनम में, और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था। और श्रीरंगपट्टनम याद रखिएगा कावेरी नदी पर एक टापू है, द्वीप है कर्नाटक में, वहीं पर उसने अपनी राजधानी बनाया था जिससे सुरक्षित रहे, नदी के बीच में रहे। ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने ये सारे काम किए। इसके अलावा बात करते हैं तो टीपू केवल एक योद्धा नहीं था, वह भारत के उन गिने चुने शासकों में था जिसने वैश्विक भूख राजनीति अर्थात ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के महत्व को समझा था। वो फ्रांसीसियों के महत्व को समझ रहा था। वो याद रखना अपने क्षेत्र के महत्व को समझ रहा था और वो विदेशी स्तर पर राजदूत को जब भेजा तो क्यों भेजा था? क्योंकि उसको पता था कि मैसूर राज और वहां के मैसूर राज को समर्थन देने के लिए वहां के जो राज हैं काबुल के, मॉरिशस के, वो सहयोग करेंगे, फ्रांसीसी सहयोग करेंगे तो मैसूर राज और उत्थान की ओर जाएगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा, आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच में। ये आपको याद रखना है। इसमें त्रावणकोर का विवाद था। इसमें विवाद क्या था? त्रावणकोर है क्या? तो याद रखना जो आपका केरल साइड में जो मालाबार तट है, याद रखना इसी पर त्रावणकोर राज था। तो त्रावणकोर राज का भी इसमें मुख्य कारण था। क्या क्या इसमें हुआ था हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे त्रावणकोर विवाद क्या था। त्रावणकोर के राजा अंग्रेजों के मित्र ने डचों से दो सीमांत नगर खरीदे जो टीपू के संरक्षित राज्य के कोचीन के अधीन थे। त्रावणकोर ने मैसूर के अपराधियों को भी शरण दी थी। तो जितने भी मैसूर के अपराधी थे उनको त्रावणकोर क्या करता था? शरण देता था। अब यहाँ पर आप समझो ये इंडिया का मैप है आपका, देखो इंडिया का ये मैप बना हुआ है। अब यहाँ त्रावणकोर राज्य है और ये लोग मैसूर राज्य के अपराधियों को शरण दिए हुए हैं और अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ व्यापार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये मैसूर राज्य ये है, अब मैसूर और त्रावणकोर राज्य की सीमा भी लग रही है। ऐसी स्थिति में मैसूर के सामने खतरा होना तय था। दूसरा 1789 में टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण हुआ। 1790 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस समय कॉर्नवालिस भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आ चुका था, ने मराठों जो है 1 जून और निजाम से 4 जुलाई के साथ मैत्री संधि की और तीनों ने मिलकर के मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अब यहां देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस त्रिगुट को अपनी ओर मिला लिया कि जो आप अभी आप पढ़ रहे थे, अब मैं आपको शुरू में बताया था कि जो मराठे और जो निजाम हैदर अली का सहयोग कर रहे थे पहले युद्ध में, द्वितीय युद्ध में सहयोग किया था, अब तीसरे युद्ध में आप देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। अब मैसूर राज अकेला पड़ गया और एक तरफ त्रावणकोर से पहले ही विवाद चल रहा है। तो दक्षिण भारत जितने भी राज्य थे सब मैसूर के क्या हो गए? विरोधी हो गए और दोनों अंग्रेजों की ओर चले गए। कौन? मराठा और निजाम। यही अंग्रेजों की जो चाल थी, जो उनका लक्ष्य था, उसमें वो सफल हो गए और तीनों ने मिलकर के मैसूर राज्य पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब यहाँ त्रिगुट बदल गया। एक समय त्रिगुट ये था कि मराठे, निजाम और मैसूर एक साथ थे अंग्रेजों के खिलाफ,
अब आप समय देखो, समय का चक्र देखो कि मैसूर राज्य के खिलाफ मराठा और निजाम और अंग्रेज हो गए, इनका त्रिगुट बन गया। अब आप समझ सकते हो कि समय का क्या महत्व होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1791-92 में क्या हुआ कि कॉर्नवालिस ने स्वयं सैन्य संचालन किया। जनवरी 1792 में संयुक्त सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया और टीपू को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बात समझ में आ गया, क्योंकि अब टीपू के सामने कोई विकल्प बचा ही नहीं। एक तरफ त्रावणकोर खुद दुश्मनी लेके बैठा हुआ है, हमारे अपराधियों की मदद कर रहा है, और वहां पर अंग्रेजों और डचों की फैक्ट्री स्थापित कर रहा है। मराठा निजाम पहले ही चले गए अंग्रेजों के साथ। अब ऐसी स्थिति में करे क्या, तो जब घेरा डाला और खुद युद्ध का संचालन कौन किया, तो आपका कॉर्नवालिस ने किया। कॉर्नवालिस के बारे में मैं बता देता हूं। कॉर्नवालिस जब भारत आना था उसको, तो पहले अमेरिका में था, वो अमेरिका में था, उसके भारत भेजा गया। तो उसने कहा कि मैं भारत जाऊंगा, लेकिन मैं केवल गवर्नर जनरल बन के नहीं रहूंगा, मुझे सेनापति का भी पद दिया जाए। तो कभी आप पढ़ के देखिएगा, याद है ना, 1786 में एक अधिनियम लाया गया अलग से केवल कॉर्नवालिस को भारत में मनाने के लिए कि आप भारत जाइए, आप नियुक्त होइए। तो उसने कहा कि मुझे सेनापति का पद चाहिए। तो याद है ना, 1786 का जो अधिनियम लाया गया था, उसमें कॉर्नवालिस को सेनापति बनाया गया, अर्थात गवर्नर जनरल को सेनापति का दर्जा भी दिया गया। तब वो सेनापति बनकर के आया, क्योंकि वो सेनापति के रूप में वहां अमेरिका में काम किया था। तब कॉर्नवालिस ने स्वयं युद्ध का संचालन किया सेनापति के रूप में, और जो है टीपू सुल्तान को घुटने के बगल बैठा दिया और एक तरह से श्रीरंगपट्टनम में घेर लिया और आत्मसमर्पण करने को टीपू सुल्तान को मजबूर कर दिया। किसने, जो है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फिर क्या हुआ, आगे घटना बढ़ती है। अब यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, तो जो तीसरा युद्ध समाप्त हुआ है, याद रखिएगा, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ है। मैंने कई बार बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला युद्ध समाप्त हुआ है वो मद्रास की संधि से, दूसरा जो युद्ध समाप्त हुआ मंगलोर की संधि से, और जो तीसरा युद्ध हुआ है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ। मार्च 1792 में संधि हुई। एक अपमानजनक समझौता किया गया, किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ। तो जो समझौता किया गया, श्रीरंगपट्टनम की संधि के क्या प्रावधान थे, उनमें पहला प्रावधान था आर्थिक दंड। आर्थिक दंड क्या लगाया गया, मैसूर और टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ रुपए लड़ाई का हर्जाना दो। तीनों शक्तियों ब्रिटिश, मराठा और निजाम ने आपस में वो पैसा बांटा। जो 3 करोड़ रुपया किसको देना था, युद्ध का हर्जाना देना था टीपू सुल्तान को, अर्थात मैसूर राज्य को देना था, जो तीनों लोगों ने आपस में बांट लिया। तो अंग्रेजों ने लालच भी दिया था मराठों और निजामों को कि आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और आप जो पैसा मिलेगा वो पैसा भी मैं आपको दूंगा। तो मराठा और निजाम चले गए किसकी ओर, अंग्रेजों की ओर। तो हमारे देश के राजाओं ने बड़ी 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 भूमिका निभाई हमारे देश को गुलाम बनाने में। जब हम इतिहास पढ़ते तो कभी कभी इन सबके ऊपर गुस्सा भी आता है कि अगर आप लोग एक हुए होते, आपसी रंजिश और आपसी विवाद को एक तरफ करके काम किए होते, राष्ट्रीयता को आगे रखे होते, तो आज स्थिति भारत की और कुछ होती, इतिहास कुछ और होता। लेकिन हमारे देश के इतिहास की जो राजा थे, उन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई देश की गुलामी और देश को गुलाम करने में। ठीक है, साम्राज्य का विभाजन। अब संधि का दूसरा प्रावधान क्या था, साम्राज्य का विभाजन। इसमें क्या किया गया, आधा राज्य छिन गया, मालाबार, बारामहल, कुर्ग और आपका डिंडीगुल अंग्रेजों को, धारवाड़ मराठों को और आपका कडप्पा से कर्नूल तक का क्षेत्र निजाम को दे दिया गया। अब जो मराठा इतना बड़ा राज्य था, उस मराठा राज्य में धारवाड़ क्षेत्र बाहर था। अब ऐसी स्थिति में धारवाड़ क्षेत्र जो है आपका, जो आज वर्तमान में कर्नाटक में है, लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो धारवाड़ क्षेत्र मराठों को मिल गया। निजामों ने क्या किया, कहा कि हमें जो है कडप्पा और आपका कर्नूल का क्षेत्र हमको दिया जाए, उनको दे दिया गया। तो उनको पैसा भी मिला और राज्य का विस्तार भी हो गया, उनको राज्य भी मिल गए नए नए। और जो है अंग्रेजों ने क्या किया, मालाबार जो समुद्र का तटीय क्षेत्र था वो अपने पास रखा, क्योंकि वहां से व्यापार करने में आसानी हो। तो मालाबार, बारामहल, कुर्ग और डिंडीगुल का जो क्षेत्र था अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। अब मैसूर कमजोर कैसे हुआ, तो कमजोर आर्थिक रूप से भी हुआ, मैसूर राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हुआ और क्षेत्र के रूप से भी कमजोर हो गया कि अब इसका क्षेत्र भी क्या हो गया, मैसूर राज्य का छोटा हो गया। ठीक है, तीसरा मानवीय मूल्य क्या रखा गया, दो पुत्र इसके बंधक बनाए गए, किसके, टीपू सुल्तान के। कैसे, जब तक हर्जाना नहीं चुकाया जाता, टीपू के दोनों पुत्र
अब्दुल खालिद खालिक और आपका मुइनुद्दीन अंग्रेजों के पास बंधक रहेंगे। अब आप समझो कि यहाँ पर मानवीय मूल्य जो इनके भावनाओं के साथ खेला गया, उनको लगा कि संधि के बाद पैसा देगा कि नहीं देगा, तो दो पुत्रों को बंधक बना लिया टीपू सुल्तान के, और अंत में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए देना भी पड़ा। और आप समझो कि उस समय 3 करोड़ का क्या मूल्य रहा होगा, आज के 30 करोड़ से ऊपर का मूल्य रहा होगा। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान के साथ ये जो अपमानजनक संधि हुई, इसने जो है क्या किया कि मैसूर राज्य को एक तरह से समाप्त करने का बहुत लास्ट कदम अब बचा था जो टीपू सुल्तान ने खेला इसमें, ठीक है, और उनके साथ जो घटना हुई, ठीक है। आगे, टीपू की हार का मुख्य कारण अंग्रेजों का शौर्य नहीं, बल्कि देसी राज्यों, निजाम और मराठों का अंग्रेजों के साथ गठबंधन था। अब मैंने जो अभी आपको बताया ये वही बात लिखी गई है यहाँ पर कि हमारे देश टीपू हारता नहीं, यहाँ अंग्रेजों का कोई कौशल काम नहीं आया है, यहाँ कौशल केवल का काम आया उसकी कूटनीति का, निजाम और मराठे जो गद्दारी किए, इसकी वजह से मैसूर राज्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं चतुर्थ मैसूर युद्ध, अंतिम जो है याद रखिएगा शहादत हुई। यह अंतिम युद्ध था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में लड़ा गया। एक ही साल युद्ध चला और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। पृष्ठभूमि क्या थी, टीपू द्वारा शक्ति का पुनर्गठन, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर का प्रोत्साहन और विदेशी सहायता की एक जो आपका सुगबुगाहट। कारण क्या था, जब पैसा भी दे दिया टीपू सुल्तान ने, दोनों बेटे छूट के आ गए, आधा राज्य भी चला गया उनका। ऐसी स्थिति में टीपू सुल्तान के सामने एक ये आया कि हम क्यों ना फ्रांसीसियों से मदद मांगे। इसीलिए जो मैं आपका मॉरिशस है आपका हिंद महासागर में, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास, तो मॉरिशस में फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर के पास लेटर लिखा कि हमें मदद की दी जाए, और यहां तक टीपू सुल्तान ने एक लेटर जो है नेपोलियन को भी लिखा। लेकिन ये जो लेटर लिखा, ये लेटर लीक हो गया। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई, अंग्रेजों को सुगबुगाहट हो गई कि विदेशी सैन्य सहायता टीपू सुल्तान ले सकता है। और इसी समय कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड बेलेजली आया जिसने सहायक संधि शुरू किया था। लॉर्ड बेलेजली ने कहा कि अब किसी भी कीमत पर मैसूर राज्य को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि नेपोलियन का डर यूरोप में था, कहीं वो डर भारत में ना आ जाए, और अंग्रेज नेपोलियन से डरे हुए थे। इसीलिए और नेपोलियन से टीपू सुल्तान ने पत्र व्यवहार कर लिया। इस बात का अंग्रेजों को पता चल गया और यही कारण बन गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का। और याद रखना इसी युद्ध में जो है क्या कह सकते हैं, एक तरह से टीपू सुल्तान का और मैसूर राज्य दोनों का पतन हो गया। लिखा है सदासिर और आपका बलाली में टीपू की हार हुई, यह दो युद्ध हुए, दोनों में हार हुई। फरवरी 1799 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली, हैरिस जो है आपका जनरल स्टुअर्ट और आपका आर्थर बेलेजली द्वारा पूर्व की ओर पश्चिम से एक साथ आक्रमण किया गया। अब इन लोगों ने याद रखिएगा, आपके भारत का मैप है, यहां से पूर्व से एक साथ आक्रमण मैसूर राज्य पे किए, और मई 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। तो टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई है, और इनके पिता हैदर अली की जो डेथ हुई है वो याद रखना द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई, 1782 में हुई है। इस बात को याद रखिएगा। अब कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान की जो है इसमें जो है क्या हो गई, डेथ हो गई, और इस तरह से मैसूर राज्य पर अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। इसी समय याद रखिएगा लॉर्ड बेलेजली ने एक बात कही थी कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। इस विजय के बाद मॉक्सिस आओ बेलेजली की उपाधि धारण किया था। किसने, लॉर्ड बेलेजली ने। याद रखना ये कथन पूछा जाता है कि कथन किसने कहा था, लॉर्ड बेलेजली ने। कब कहा था, जब मैसूर राज्य को उसने जीत लिया। मैसूर राज्य को पराजित करने के बाद उसने जो है टीपू सुल्तान को खत्म करने के बाद ये बात उसने कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। याद रखना ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो है क्या कह सकते हैं, एक तरह से बहुत बड़ा स्टेटमेंट किसका था, लॉर्ड बेलेजली का। इसको याद रखिएगा। टीपू का मूल्यांकन एक क्रूर शासक या कुशल प्रशासक के रूप में देखा जाए तो याद रखना औपनिवेशिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कथक आपका पैट्रिक के अनुसार वह निर्दयी, बर्बर और अत्याचारी शासक था। हैदर के बनाए साम्राज्य को उसने नष्ट कर दिया। ये बात कही तो अंग्रेज उसको क्रूर कहेंगे ही, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ हमेशा रहा, फ्रांसीसियों की मदद करता रहा।
प्रशासन के रूप में देखा, जमीनी हकीकत देखा जाए तो मेजर डिरोम और लेफ्टिनेंट मूर के अनुसार राज्य खूब घना बसा था, खेती अच्छी थी, प्रजा खुशी थी और आपका व्यापार उन्नत था। तो कुछ लोग ये दृष्टिकोण रखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता की बात कर की जाए तो कट्टर मुस्लिम होते हुए भी वह हिंदू मंदिरों जैसे रंगनाथ मंदिर का को आर्थिक सहायता दी। सिक्कों पर शिव पार्वती के चित्र, पुण्यम पूर्णिया और अब कृष्णराज पूर्णिया और कृष्ण राव जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना, उसने जो ऐसा नहीं है कि केवल कट्टर मुसलमान था तो हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया था, उसे शिव और पार्वती के चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे, ये भी याद रखिएगा। उसने रंगनाथ मंदिर को सहायता भी दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल के अनुसार उसकी तुलना एशिया के बड़े से बड़े शासक से की जा सकती है। औपनिवेशिक इतिहासकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उसका परिचय जो है हनन किया है। तो औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे, हमारे अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने टीपू सुल्तान का परिचय इतिहास में ऐसा दिया कि लगे वो कट्टर मुसलमान था। उसने जो है भारत और हिंदुओं के अहित के लिए काम किया, ऐसा नहीं है। तो इतिहासकारों का बड़ी चाल थी उस समय कि किस शासक को, किसको महिमा मंडप करना है इतिहास में और किसको दबा देना है और जनता के सामने ऐसा पेश करना है कि लगे कि वो जो है एक तरह से विरोधी था, एक तरह से वो खुखार व्यक्ति था। वो सब चाल थी। आगे बढ़ते हैं। विभाजन चक्र बात करते हैं अगर हम, तो मैसूर राज का जो विभाजन हुआ था 1799 के बाद मैसूर का बंटवारा हो गया। अब मैसूर राज्य का जब बंटवारा हुआ तो एक भाग ब्रिटिश साम्राज्य कनारा, कोयम्बटूर, वायनाड, दारापुरम, श्रीरंगपट्टनम को सीधे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इसका एक मतलब कह सकते हैं लगभग 1/2 भाग अंग्रेज ले लिए मैसूर का। हैदराबाद के निजाम गूटी, गुलमकोंडा और आपका चित्रदुर्ग का कुछ भाग दे दिया गया। मराठों ने हिस्सा लेने से इंकार कर दिया तो उनका हिस्सा भी अंग्रेजों और निजामों में बांट दिया गया। मराठों ने हिस्सा लेने से इंकार कर दिया, ये बात याद रखिएगा। वांडीवास राजवंश मैसूर का एक छोटा सा राज्य शेष भाग पुराने वांडियार वंश के अल्पवयस्क जो बालक कृष्ण राय को दिया गया और उन पर सहायक संधि लाद दी गई, याद रखिएगा। टीपू के परिवार को बेल्लोर के को जो है बेल्लोर में कैद कर दिया गया। इस तरह टीपू सुल्तान का जो है राज्य और उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया। ठीक है, अब इन युद्धों को अगर एक हम समरी के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उपसंहार मैसूर का पुनर्गठन कैसे हुआ। 1799 के बाद वांडियार वंश की पुनर्स्थापना, बालक कृष्ण राय गद्दी पर बैठे, जो भी मैंने बताया यहाँ पर। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर का प्रशासन सीधे कंपनी के हाथों में दे दिया। कब? 1731 ईस्वी में। 1781 में 50 वर्षों के बाद वायसराय लॉर्ड रिपन ने उदारता दिखाते हुए मैसूर राज पुनः पुराने वांडिया राजवंश को लौटा दिया था, ये भी याद रखिएगा। मैसूर राजवंश समय समय पर पतन और इससे होता रहा। हैदर और टीपू का 40 वर्षीय लड़ा वो जो है कड़ा संघर्ष भारतीय इतिहास में उपनिवेशिक विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे शानदार अध्याय बना रहेगा। इसको कोई नकार नहीं सकता कि टीपू सुल्तान और हैदर अली ने अपने राज्य को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, इतिहास उसको कभी नहीं भूल सकता है, इतिहासकार कुछ भी लिखे। ठीक है, आंग्ल मैसूर संघर्ष की बात करते हैं एक दृष्टिकोण में। महा जो है ये क्या सारणी के रूप में देखा जाए तो चारों युद्ध अगर हमें देखते हैं तो कहां से क्वेश्चन बनता है, आपको पता होगा कि जब मैसूर युद्ध हुआ था किसके साथ हुआ था, गवर्नर कौन था बंगाल का, संधि कौन सी हुई थी, विशिष्ट तथ्य क्या था, इसे पूछा जाता है तो आपको बता देता हूं। प्रथम जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767-69 के बीच में हुआ था। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली थे, बंगाल के गवर्नर लॉर्ड जो आपका बेलेस्ट थे। मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ था 1769 में और हैदर जो है अपराजित रहा क्योंकि हैदर को इस पे जो है हार का सामना नहीं करना पड़ा। द्वितीय युद्ध जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच हुआ। हैदर और टीपू दोनों लोग थे क्योंकि हैदर अली की डेथ हो जाती 82 में और 84 तक जो है ये युद्ध चला, बाद में संधि करनी पड़ी।
वारेन हेस्टिंग उस समय जो है क्या था, बंगाल का गवर्नर था, जो संधि करने को तैयार नहीं था। कौन सी? मंगलोर की संधि। तो मंगलोर की संधि से युद्ध समाप्त हुआ 1784 में। युद्ध के दौरान हैदर की मृत्यु हो गई थी। तृतीय युद्ध जो हुआ 1790 से 92 के बीच हुआ, इसमें टीपू सुल्तान था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में यह युद्ध हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, आधा राज छीन लिया गया। चतुर्थ जो युद्ध हुआ था 1799 में हुआ, टीपू के साथ हुआ। लॉर्ड बेलेजेली उस समय बंगाल के गवर्नर थे। कोई नहीं सहायक संधि हुई। इसमें जो है सहायक संधि बाद में कोई जो है अलग से कोई संधि नहीं हुई थी। और टीपू की मृत्यु हो गई। वह वांडियार वंश जो है पुनर्स्थापित हुआ था, ये बात याद रखिएगा। तो मैसूर राज्य का कैसे पतन हुआ, कैसे उसका उदय हुआ था, कैसे उसने संघर्ष किया, मैंने सब बता दिया यहाँ पर। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की आपके मॉडर्न इंडिया की क्लास एक एक 1 बाय 1 क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हमारे एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारी क्लास मिल जाएंगी, सारे नोट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और आप जो है पीडीएफ कैसे लिया जाए, इसका जो अलग अलग टॉपिक का मैं टेस्ट भी कराता हूँ, आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और बहुत कम पैसे में हमारा जो है आप कोर्स जो है खरीद सकते हैं। और बहुत कम पैसा, ज़्यादा पैसा है नहीं, आपको सारी सुविधाएं वहां पर मिलती रहेंगी। आपका टेस्ट होता रहेगा और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।